नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूजुअली जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो आर्टिकल 14 से पढ़ करते हैं, टू इक्वालिटी, द राइट टू फ्रीडम एंड सो ऑन। आर्टिकल 13 को यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं, मगर आर्टिकल 13 की इंपॉर्टेंस भारत के संविधान में एक अलग दर्जा रखी है। बड़े बड़े लैंडमार्क केसेस में आर्टिकल 13 का जिक्र हुआ है। तो ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है जिसमें हम आर्टिकल 13 सबसेक्शन 1, आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 को रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिमेनिंग आर्टिकल 13 सबसेक्शन 3 एंड आर्टिकल 13 सबसेक्शन 4 को रिव्यू करेंगे। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर और जानते हैं आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। दोस्तों, आर्टिकल 13 of the constitution do talks about the 4 principles relating to the fundamental right। हमारे देश के संविधान में जो मौलिक अधिकार हम लोगों को मिले हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को मिले हैं, उनसे रिलेटेड 4 प्रिंसिपल की बातें करता है आर्टिकल नंबर 13। ये प्रिंसिपल कौन कौन से हैं हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो एक सवाल निकल कर आता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले हिंदुस्तान में जितने भी कानून थे वो संविधान बनने के बाद खत्म कर दिए जाएंगे, उनमें छटनी की जाएगी, उनको मर्ज किया जाएगा, क्या होगा? क्योंकि 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। ठीक है, उसके पहले जितने भी कानून थे सब अंग्रेजों ने बनाए। 26 जनवरी 1950 तक का जो भारत गए वो उन्हीं कानूनों के आधारित पर चला जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया। जब भारत ने खुद का संविधान बना लिया, जब भारत ने अपने संविधान में लोगों को फंडामेंटल राइट दे दिया, तो एक सवाल निकल कर आया, कई सारे केसेस निकल कर आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, जुडिशरी के सामने, कि जो प्री एग्जिस्टिंग लॉ हैं, जो 26 जनवरी 1950 के पहले के कानून हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी केसेस चल रहे हैं इंडिया में, उनका क्या। तो देखिए हुआ क्या। आर्टिकल 13 कहता है कि लॉ बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रूव देयर कंपैटिबिलिटी विद द फंडामेंटल राइट्स, ओनली देन दीज लॉज वुड बी कंसीडर्ड टू बी वैलिड, अदरवाइज दे वुड बी डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। आर्टिकल 13 कहता है कि वो कानून जो भारत के संविधान बनने के पहले, मतलब लागू होने के पहले, 26 जनवरी 1950 के पहले के जितने भी कानून हैं, अगर उन्हें 26 जनवरी 1950 के बाद एग्जिस्ट करना है तो उन्हें अपनी कंपैटिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी फंडामेंटल राइट के साथ। क्योंकि देखिए 26 जनवरी 1950 के पहले भारत के किसी भी नागरिक के पास किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट नहीं था। अंग्रेज जितने भी कानून बनाते थे वो कानून अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए, हिंदुस्तानियों को दबाने के लिए बनाते थे। तो आर्टिकल 13 यही कहता है कि वो कानून जो फंडामेंटल राइट के साथ कंपैटिबिलिटी प्रूव कर पाएगा वो आगे जाएगा, अदरवाइज वो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 15, हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल 15 हिंदुस्तान के नागरिकों को एक अधिकार देता है। वो अधिकार क्या है, वो मौलिक अधिकार क्या है कि हिंदुस्तान में हर इंसान को, चाहे उसकी कास्ट कुछ भी हो, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो, उसके पास शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसको शिक्षा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, सरकार तक नहीं रोक सकती। मगर 1930 में एक कानून हुआ करता था जो कि 26 जनवरी 1949 तक चला, वो 1950 तक, 25 जनवरी 1950 तक चला, संविधान के लागू होने के एक दिन पहले तक। 1930 का वो कानून ये कहता था कि कुछ विशेष वर्ग के लोगों को हिंदुस्तान में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। आपको पता है कि हमारे देश में जो जात पात है वो काफ़ी ज़्यादा रही है, अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा भी जमकर उठाया है। तो अंग्रेज़ों ने 1930 में एक कानून बनाया था कि कुछ विशेष वर्ग के लोगों को, कुछ विशेष वर्ग के बच्चों को, कास्ट के बच्चों को हिंदुस्तान में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अंग्रेज नहीं देते थे। तो सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद क्या वो कानून चलेगा? अब एक बात बताइए, क्या 1930 का वो कानून आर्टिकल 15 जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद लागू हुआ उसके साथ कंपैटिबल है? नहीं है, खत्म करो इसको, नल एंड वॉइड। आर्टिकल 13 यही कहा ना कि वो कानून प्री एग्जिस्टिंग लॉ
जो 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में रहे हैं, अगर वो कंपैटिबल नहीं है फंडामेंटल राइट के साथ, तो उनको नल और वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। तो उस 1930 के कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया आर्टिकल 13 के अंडर। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर्टिकल 13 सबसेक्शन 1 प्रोस्पेक्टिव नेचर का है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का है। अगर मैं इसको बहुत ही सीधी भाषा में समझाऊं ना, तो देखिए, हमारा एक होता है पास्ट, एक होता है आने वाला भविष्य, जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। कहा जाता है कि पास्ट हो गया, उससे भूल जाओ, फ्यूचर के बारे में सोचो, प्रेजेंट में वर्क करो, फ्यूचर के बारे में सोचो। तो आर्टिकल 13 सबसेक्शन वही कहता है कि आर्टिकल 13 सबसेक्शन 1 प्रोस्पेक्टिव है, 26 जनवरी 1950 के बाद के लिए है, बाद के कानूनों के लिए है। 26 जनवरी 1950 के पहले जो पास्ट था, रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का नहीं है, वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, प्री एग्जिस्टिंग लॉ को नहीं देखेगा। The person who committed offense after what 26th of January 1950 will be prosecuted according to the laws of Indian Constitution but not according to the pre-constitutional law। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में अगर किसी भी तरह का ऑफेंस कमिट किया जाता है किसी भी इंसान के द्वारा, तो उसके ऊपर जो भी ट्रायल चलेगा वो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, उसमें बने हुए लॉस के अकॉर्डिंग चलेगा, प्री एग्जिस्टिंग लॉस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के पहले जो ट्रायल थे उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 26 जनवरी 1950 के पहले जो क्राइम कमिट किया गया, ठीक है, 26 ऑफ जनवरी 1950 के पहले जो क्राइम कमिट किया गया, उसके लिए प्री एग्जिस्टिंग लॉ है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, वो 1948 में क्राइम कमिट करता है, 1948 में। तो 1948 में तो हमारे देश का संविधान नहीं था, फंडामेंटल राइट नहीं था, तो इसका ट्रायल आपका किसके अकॉर्डिंग होगा? प्री एग्जिस्टिंग लॉस के अकॉर्डिंग होगा, जो भी 26 जनवरी 1950 का कानून से पहले का कानून होगा उस चीज़ से रिलेटेड। लेकिन अगर यही इंसान 1951 में कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो इसके ऊपर जो भी ट्रायल होगा वो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग होगा। तो ये बात शो करता है कि आर्टिकल 13 सबसेक्शन 1 प्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। एक केस लॉ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, केशवा माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 का केस है। असल में एक कंपनी हुआ करती थी, केशवा माधव मेनन उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे। उस कंपनी का नाम था पीपल्स पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड, और ये कंपनी रजिस्टर्ड थी इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर। सितंबर 1949, मतलब संविधान लागू होने के 4 महीना पहले, इन्होंने एक पर्चा पब्लिश किया, इन्होंने एक पैम्पलेट पब्लिश किया। उस पैम्पलेट पे लिखा हुआ था रेलवे मजदूरों के खिलाफ नई साजिश, रेलवे मजदूरों के खिलाफ नई साजिश, और ये सब कुछ बॉम्बे में हुआ। अब संविधान तो बना नहीं, और जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो देते नहीं थे। अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया था, इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931, जिसमें अंग्रेजों ने यह साफ साफ कानून बना रखा था कि कोई भी चीज छपेगी तो सरकार पहले उसको रिव्यू करेगी, उसके बाद ही उसको छापा जाएगा। तो इन्होंने बिना क्योंकि तब तक तो अंग्रेज थे नहीं, तो इनके ऊपर ट्रायल चला। और हमारे देश में तारीख पे तारीख की तो बात ही अलग होती है। तो ट्रायल चल रहा था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। अब केशवा माधव मेनन ने 3 मार्च 1950 को एक पिटीशन फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसमें इन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर जो ट्रायल चल रहा है, मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे ऊपर जो ट्रायल चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि मैंने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ब्रीच किया है, जो कि नहीं था। इन्होंने कहा लेकिन अब तो भारत का संविधान लागू हो चुका है ना, ठीक है, अब भारत का संविधान लागू हो चुका है। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो ट्रायल चल रहा है वो फर्जी ट्रायल माना जाएगा, क्योंकि
अब जब 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिकों को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल चुका है, तो जो इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 सेक्शन 15 एंड सेक्शन 18 ये अल्ट्रा वायरस हैं, ये बेकार हैं, अब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देखा जाए तो इन्होंने बात तो सही कही कि ये भारत के नागरिक थे, ट्रायल चल रहा था, ठीक है। इन्होंने कहा कि अब ये नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए। अब देखिए इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है। कोर्ट कहती है कि बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन नो सिटीजन विल बी हैविंग द राइट ऑफ फ्रीडम। Article 13 will come into play only when Article 19 subsection 1 subsection A comes into lay, but at the time of prosecution the appellate did not have this freedom of speech and expression and thus Article 13 will not apply here. इन्होंने कोर्ट ने कहा कि जनाब सुनिए, आपने या आपके ऊपर जो ट्रायल चल रहा है ना, वो 26 जनवरी 1950 के पहले चल रहा है, ठीक है। आपने जब पर्चा छपवाया, आपके ऊपर जब ट्रायल बैठी, तब भारत में किसी नागरिक के पास मौलिक अधिकार नहीं थे, तब हिंदुस्तान का संविधान नहीं बना था, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए नहीं था, आर्टिकल 13 नहीं था। तो जब ये था ही नहीं, तो इसके आने के बाद आपको इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि आर्टिकल 13 सबसेक्शन 1 प्रोस्पेक्टिव नेचर का है, रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का नहीं है, ठीक है। और यहीं से एक डॉक्ट्रिन निकल कर आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहती है? द डॉक्ट्रिन सेज दैट इफ सम पार्ट ऑफ द स्टैटी आर इनकंसिस्टेंट विद दैट ऑफ द फंडामेंटल राइट, then the whole statute would not be declared to be void, but that particular clause would be treated to be void by the court of law. देखिए एक बात सिंपल सी कोर्ट ने कही, एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि मान लीजिए कोई लॉ है भारत में। अब लॉ में कई सारे क्लॉजेस होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि एक लाइन में लॉ खत्म हो जाती है। वो 26 जनवरी 1950 के पहले के बने हुए हैं। तो सवाल कोर्ट के सामने ये उठा कि क्या 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद, फंडामेंटल राइट मिलने के बाद, उसके पहले के सारे लॉस खत्म? कोर्ट ने कहा नहीं, यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लागू होती है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो प्री एग्जिस्टिंग लॉस थे, अगर उसका कोई भी ऐसा क्लॉज है, मान लीजिए क्लॉज 1, क्लॉज 2 या क्लॉज 3, कोई भी ऐसा क्लॉज है जो कि फंडामेंटल राइट के साथ कंपैटिबल नहीं है, इनकंसिस्टेंट नहीं है, उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, ना कि पूरे के पूरे लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। ये सिंपल कोर्ट ने फैसला सुनाया। अगला आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है दोस्तों? इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। आप देखते नहीं है, ग्रहण होता है, चांद छिप जाता है, सूर्य छिप जाता है। द डॉक्ट्रिन सेज दैट इफ सम लॉज आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, सो दे वुड नॉट बी डिक्लेयर्ड void ab initio but would be unenforceable for a time being. Such laws are overshadowed by the fundamental right. Thus, in case of non-citizen of India, the law may be applicable. डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई लॉ है, कोई प्री एग्जिस्टिंग लॉ है जो 26 जनवरी 1950 के पहले का बना हुआ है और वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, ठीक है। उसको शुरुआत में नल एंड वॉइड घोषित नहीं किया जाएगा, उसको कुछ वक्त के लिए अनइन्फोर्सेबल कर दिया जाएगा, या आप ये कह सकते हैं उस लॉ को जो कि फंडामेंटल राइट के साथ कंपैटिबल नहीं है, उनको फंडामेंटल राइट क्या कर देगा? छुपा लेगा, ओवरशैडो कर लेगा। आने वाले समय में अगर संविधान, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट तो होता ही है, अगर अमेंडमेंट होता है और प्री एग्जिस्टिंग लॉ कंपैटिबल होता है तो फिर से वो एक्टिव हो जाएगा। यह है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अभी मैं एक और बेहतरीन एग्जांपल से इसको समझाता हूं। देखिए, हम लोग फिल्टर करते हैं
चाय बनाते हैं, चाय जब हम लोग बनाते हैं तो चाय डालते हैं किस में, स्ट्रेनर में, छन्नी में जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या बचती है, चाय की पत्ती, ओके। और रिमेनिंग जो रह जाता है वो हमारे काम का रह जाता है। अब देखिए होता क्या है, पहला डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यहीं पर लागू होती है कि इस स्ट्रेनर में जो भी चीज़ गए, हो सकता है कुछ काम की हो। लोग अक्सर में असल में करते क्या है कि जो चाय पत्ती होती है उसको दोबारा यूज़ कर लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। या मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ को, आटे को अगर आप गूंथ रहे हैं या कोई भी चीज़ अगर आप फिल्टर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो अनफिल्टरेट पोर्शन है वो ख़राब हो गया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यही कहती है कि ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, मान लीजिए कोई लॉ है, लॉ यहाँ से फिल्टर हुआ, ठीक है, लॉ यहाँ से फिल्टर हुआ, तो जितने भी लॉ कंपैटिबल होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे, वो फंडामेंटल राइट के साथ कंपैटिबल है, फिल्टर हो जाएंगे। और जितने भी आपके क्लॉजेज हैं, या मान लीजिए उस लॉ को कोई पर्टिकुलर क्लॉज गए वो नहीं हो पाया, मतलब वो कंपैटिबल नहीं हो पाया, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। एंड यहां पे लगता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, कि अगर जो छन कर आया हुआ लॉ है वो मान लीजिए कि किसी कारण की वजह से फंडामेंटल राइट के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है, तो उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, उसको ओवरशैडो कर लेगा फंडामेंटल राइट, उसको अनइन्फोर्सेबल कर दिया जाएगा। कुछ समय के बाद जब ग्रहण छटेगा, जब मान लीजिए कि आपका फंडामेंटल राइट भारत के संविधान में किसी भी तरह का परिवर्तन होता है, अमेंडमेंट होता है, और वो लॉ जिसको कि फंडामेंटल राइट ने ओवरशैडो कर लिया है, अगर वो एक्टिव मतलब कंपैटिबल हो जाएगा तो उसको फिर से लागू कर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को केस स्टडी बताता हूं, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2। आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस, ठीक है। आर्टिकल 13 सबसेक्शन 1 क्या था, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस, जिसमें हम लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पढ़ा एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पढ़ा कि अगर कोई कानून ऐसा है और उसका कोई क्लॉज ऐसा है जो भारत के संविधान के साथ कंपैटिबल नहीं है, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के साथ कंपैटिबल नहीं है, नल एंड वॉइड घोषित करो, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून है जो कि कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा है, तो उसको कुछ समय के लिए आपका अनइन्फोर्सेबल कर दिया जाएगा, वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रखा है। तो आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब क्या होता है, भारत का संविधान बनने के बाद के जो कानून थे उनके बारे में बात करता है। आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 26 जनवरी 1950 के बाद के कानून की बात करता है, और ये कहता है once the constitution is framed and came in effect, then any of the state may not make laws that take away or abridge the fundamental right of an individual, and if done so then it would be void till the extent of contravention। कि संविधान बनने के बाद, भारत का संविधान बनने के बाद, इसके लागू होने के बाद सरकार किसी भी तरह का ऐसा कानून नहीं बना सकती, लेजिस्लेचर किसी भी तरह का ऐसा कानून नहीं बना सकती जो इंसान से उसके मौलिक अधिकार को छीन ले। अगर ऐसा होता है तो उसको वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। और इस पर एक केस लॉ है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल। यहां पर क्या हुआ था कि लेबर वेलफेयर फंड एक्ट को चैलेंज किया गया था, ठीक है, क्योंकि इस लेबर वेलफेयर फंड के कुछ एक्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट थे, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या यह फंडामेंटल राइट सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, कि जो भारत के नागरिक नहीं है उनके लिए भी है, या किसी कंपनी के लिए भी है, ठीक है। तो यही सवाल निकल कर आया कि अंबिका मिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में यही सवाल निकल कर आया कि ये जो फंडामेंटल राइट है क्या ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, या कंपनी के लिए भी है, या नॉन सिटीजन के लिए भी है, क्योंकि यहां पर रिस्पोंडेंट थी अंबिका मिल जो कि एक कंपनी है। एंड यहां पर एपेक्स कोर्ट एक फैसला सुनाती है,
Since the fundamental rights are only granted to the citizens but not to the company or any non-citizen, therefore the Labor Welfare Fund Act is valid. इन्होंने कोर्ट ने एक बात बहुत ही सीधे तरीके से कही कि ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये जो फंडामेंटल राइट है, ये देश के नागरिकों के लिए है, हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए है, नॉन सिटीजन के लिए नहीं है, कंपनी के लिए नहीं है। तो आपने ये जो चैलेंज किया है लेबर वेलफेयर फंड एक्ट को कि ये भारत के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रखा है, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। तो दोस्तों इतनी सी कहानी थी आर्टिकल 13 सबसेक्शन 1 और आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये वीडियो समझ में आया होगा। दबाकर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम